गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आप सभी का टेस्ट स्टार्ट होने वाली है और आज है आपका धनतेरस, है ना। दीपावली आपकी आ गई है। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए और उसके साथ साथ आप पढ़ाई जरूर करते रहिए, है ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है और एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना भी आपके पास समय नहीं है। तो अपना समय को इधर उधर बर्बाद ना करें और अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। और बीपीएससी सेकेंड फेज की आपकी डेली टेस्ट चल रही है आपकी रात में 9 बजे से और ये टेस्ट नंबर आपका है आज 21। इसके पहले 20 टेस्ट हो गया है। अगर आप नहीं देखें हैं तो बीपीएससी ट्री सेकेंड फेज का एक टेस्ट सीरीज करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जा करके देखिएगा यूट्यूब में, वहां से आप इसको दोस्तों आराम से इसको देखिएगा। सारा वीडियो आपको क्रम से वहां पर दिया गया है। आप सभी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, है ना। एक बार 2 बार रिवीजन करते रहिएगा, आपको बहुत फायदा होगा आपकी एग्जाम में, ठीक है। और ये सामाजिक विज्ञान की आपकी क्लास है और सामाजिक विज्ञान में आपको 6 to 8 और 9 10th मेन रूप से उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लेकर के आए हैं इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 40 महत्वपूर्ण सवाल है जो 6 to 8 और 9 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट मेरे प्यारे दोस्तों आ जाइए, वीडियो को थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, है ना। और 9 बज गई है। ये जो आपका टेस्ट है ये एनसीईआरटी पर आधारित है और एनसीईआरटी से ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी का अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। एनसीईआरटी का एमसीक्यू नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, है ना। बीपीएससी ट्री सेकेंड फेज के लिए 6 से लेकर के 10 क्लास तक, यानी कि 6 to 8 वाला मिल जाएगा और 9 10th के भी जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको आपको मिल जाएगा। ये नंबर हमारा दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। तो एमसीक्यू नोट्स यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा 6 to 10। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है दोस्तों। हर एक चैप्टर का अलग अलग आपको नोट्स मिलेगा, है ना। हर एक चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा और क्लास वाइज अलग अलग बनाया गया है। अभी फिलहाल लगभग आपको 150 यहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना। आप अगर इसको निकलवाना चाहें तो निकलवा भी सकते हैं, लेकिन निकलवाइएगा तो बहुत ज़्यादा चार्ज आपको लग जाएगा, ठीक है। इसमें आपको लेने के लिए मात्र 351 इसमें चार्ज है। 351 में ही 6 से लेकर के 10 क्लास तक सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, एमसीक्यू। उसके अलावा जो डेली टेस्ट होता है उसका भी पीडीएफ आपको एग्जाम तक मिलते रहेगा। अलग से कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा, ठीक है। बस ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्लास का देखिए पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों संबंधित है। बताइए हड़प्पा सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है, ये बताइएगा। किससे संबंधित है हड़प्पा सभ्यता, है ना। कांस्ययुगीन सभ्यता या नवपाषाण युग से या पाषाण युग से या लौह युग से। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। 45 से 50 मिनट्स में आपका ये पूरा टेस्ट कंप्लीट कर देंगे 40 सवाल का आपका। और 40 सवाल ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 9 10th के, है ना। 9 10th में आपको 40 ही पूछा जाएगा, या तो हिस्ट्री से जो भी आपका 2 सब्जेक्ट होगा उससे आपको पूछा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता, है ना। इसी को कहते हैं क्या, कांस्ययुगीन सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को कहते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी को आपको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। देखिए जैन धर्म से आपका फिक्स है कि एक सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा। तो जैन परंपरा के अनुसार जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था आपका ऋषभदेव, है ना। पहले कौन थे, तो ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव जो थे यही दोस्तों इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना किए थे। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, याद रखिए ना है। और सबसे लास्ट वाले कौन थे, तो भगवान महावीर थे आपका, ठीक है। तो ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। ऋषभदेव का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था दोस्तों, है ना। और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है, ये भी पूछा जाता है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है ना। सांड दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। और एक पूछा जाएगा आपको कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, हाँ ना। तो 23वें जो थे वो थे पार्श्वनाथ और 24वें आपको पता है कि भगवान महावीर थे, है ना, जो बिहार से थे आपके। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, तो वो हो जाएंगे भगवान महावीर। महावीर जी का जन्म कहाँ होता है, तो वैशाली में होता है। और इनका मृत्यु कहाँ होता है, तो पावापुरी में होता है,
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 3 नंबर सवाल कह रहा है कि श्रवणबेलगोला, जी हाँ श्रवणबेलगोला जो है दोस्तों ये कर्नाटक में पड़ता है आपका। अच्छा वही पूछ ही रहा था ना, मैं आपको आंसर पहले ही बता दिए। श्रवणबेलगोला कह रहा है कि कहाँ स्थित है ना। श्रवणबेलगोला जो है ये है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रवणबेलगोला बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ना, इसके बारे में कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, श्रवणबेलगोला। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 4 नंबर की, पंचतंत्र को किसने लिखी थी। पंचतंत्र जो ये पुस्तक है ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपको पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी। आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, और ये गुप्त काल में लिखा गया था आपका, ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है, चलिए अगर पूछे दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम है ना, अभिज्ञान शकुंतलम किनका था, तो कालिदास का था, और ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर की, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनाया था। जी हाँ, अंकोर वाट का मंदिर जो है, ये अंगोर लिख दिया है, अंकोर वाट यहाँ पर होगा है ना। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है ये है कंबोडिया में है ना, तो ये पता है आपको। और ये कंबोडिया में जो है ये इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाने वाला जो था वो कौन था, सूर्यवर्मन प्रथम नहीं द्वितीय होगा है ना, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और ये जो मंदिर है अंकोर वाट का, ये कौन से भगवान का है, तो विष्णु भगवान से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको जो अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है आपका। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। देखिए महमूद गजनवी जो भारत आया था, इसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो इसके साथ जो प्रसिद्ध इतिहासकार आया था दोस्तों वो था अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी था। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अलबरूनी की एक पुस्तक है किताब उल हिंद है ना, याद है ना, नहीं याद है तो याद रखिएगा, किताब उल हिंद। ठीक है, किसकी पुस्तक है, अलबरूनी की है, किताब उल हिंद जो पुस्तक है दोस्तों ये आपको अलबरूनी की है, याद रखिएगा है ना। चलिए, और एक और व्यक्ति थे इब्न बतूता, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। इब्न बतूता जो था दोस्तों ये मोरक्को का यात्री था, और ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता, रेहला है ना। ये कई बार आपको पूछा जाता है, रेहला जो पुस्तक है इब्न बतूता की है। और रेहला क्या है, तो यात्रा वृत्तांत है ना, यात्रा वृत्तांत है ये आपका है ना, पूरा यात्रा इसमें अपना लिखा था। ठीक है, तो रेहला याद रखिएगा इब्न बतूता का है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और ये कहाँ का व्यक्ति था, तो मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। देखिए मोहम्मद गोरी ने दोस्तों 1194 में युद्ध हुआ था है ना, 1194 में ये युद्ध हुआ था। और 1194 में चंदावर के युद्ध में है ना, याद रखिएगा 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। और चंदावर के युद्ध में ही मोहम्मद गोरी ने दोस्तों कन्नौज के जो गढ़वाल राजा थे जयचंद, उसी को पराजित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और चंदावर वर्तमान जो है ये फिरोज शाह जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है चंदावर। तो कहाँ है चंदावर, फिरोज शाह जिला में। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर। और 1191 में क्या हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1194 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंदावर का युद्ध 1194। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। देखिए मुगल नहीं, गुलाम करा है दोस्तों है ना, मैं थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, माफ कीजिएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, फटाफट ऑप्शन पढ़िए तो आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना कब किए थे दोस्तों, तो 1206 में। कब किया गया था, 1206 ईस्वी में किया गया था गुलाम वंश की स्थापना, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर में राजधानी बनाया था। कहाँ बनाया था, लाहौर में अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। देखिए शिवाजी जो थे दोस्तों ये इनका जो राज्याभिषेक होता है 1674 में होता है शिवाजी का राज्याभिषेक है ना। और ये जो राजा थे ये रायगढ़ के राजा थे, और रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है 1674 में। और ये भी पूछा जाता है कि इनका राज्याभिषेक किसने करवाया था है ना, तो ये याद रखिएगा जो पंडित थे वो गंगा भट्ट है ना, गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी है ना, मैं राजधानी बता दूं कि रायगढ़ इनकी राजधानी थी
है ना। कहाँ थी राजधानी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़, और रायगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आपका। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन करवाए थे? तो गंगा भट्ट, याद रखिएगा। कब हुआ था इनका राज्याभिषेक? 1674। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर की, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? जी हाँ दोस्तों, वास्को डी गामा, है ना। वास्को डी गामा ही तो भारत की यात्रा की खोज की थी, है ना। भारत के मतलब भारत के रास्ता का खोज किया था, भारत का खोज नहीं किया था। ठीक है, भारत थोड़ी कहीं भुलाया हुआ था। भारत तो दोस्तों हजारों करोड़ों वर्ष से भारत था आपका। ठीक है, और आज भी है और आज आगे भी रहेगा, है ना। लेकिन ये सिर्फ एक रास्ता का खोज किया था, किसने? तो वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो 17 मई 1498, है ना। 17 मई 1498 को आया था। और ये कहाँ पे आया था? तो ये कालीकट आया था। कहाँ पे आया था? कालीकट में। और कालीकट कहाँ है? तो ये केरल में है आपका। ठीक है, ये केरल में आया था दोस्तों, कालीकट, है ना। वास्को डी गामा ये कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाली यात्री था आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर। 11 नंबर है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया सवाल है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया अगर कंपनी कहते तो 1600 ईस्वी, है ना। अगर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कहता तो 1600 ईस्वी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दिया तो 1664 ईस्वी, याद रखिएगा, है ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया यानी कि फ्रेंच मतलब फ्रांस, है ना। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में हुआ था इसकी स्थापना, याद रखिएगा। चलिए, और अगर पूछे आपको कि फ्रांसीसियों ने यानी फ्रेंचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था, है ना। पहली फैक्ट्री कहाँ खोला था? फ्रेंच ने सूरत में खोला था। कब खोला था अगर पूछे? तो 1668 में खोला था। ठीक है, 1668 में सूरत में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर की, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो प्लासी का युद्ध का मैदान सबको पता होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध का जो मैदान है ना, ये कहाँ है? तो ये हमारे पड़ोसी जो राज्य है ना। हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो हमारा पड़ोसी तो उत्तर प्रदेश होगा नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बंगाल। तो बंगाल में है दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध का मैदान। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1757 में, सबको पता है ना। 1757 में हुआ था, है ना। और ये पूरा डेट अगर पूछा जाए तो 23 जून 1757 को हुआ था प्रसिद्ध युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को क्या किया था? तो हराया था। ठीक है, चलिए तो बंगाल का नवाब कौन थे उस समय? सिराजुद्दौला थे। और अंग्रेज की तरफ से कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ये दोनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बंगाल का नवाब हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। ठीक है, और बंगाल विजय से ही अंग्रेज ने भारत विजय की शुरुआत किया था। अगर पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था ना, क्योंकि ये बक्सर वाला भी आपको कई बार पूछा गया है, तो 1764 में हुआ था दोस्तों आपको बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि बंगाल 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? देखिए 1905 में दोस्तों बंगाल के विभाजन हुआ था आपका, है ना। और बंगाल का विभाजन जो हुआ था इसमें दो डेट आप याद रखिएगा, आदेश कब आया था और ये मतलब लागू कब हुआ था ना। तो विभाजन जो हुआ था विधिवत रूप से वो हुआ था 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन अगर पूछे दोस्तों कि इसका घोषणा हुआ था कब, तो 19 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई को हुआ था आपका, 19 जुलाई 1905 को हुआ था घोषणा, और ये अलग हो गया था, नहीं लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा अलग अलग तरीके से। और इस समय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन वहाँ के शासन था, यही इन्हीं का शासन था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था आपका। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का अगर टियर 2 का आपका बीपीएससी सेकेंड फेज का अगर आपको 6 से लेकर के 10 क्लास तक आपको एमसीक्यू नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है ना, 7857824310। थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा, मात्र 351। ये ऑफर का लाभ उठा लीजिए, ये दीपावली तक ये ऑफर है, दीपावली का आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ये आपको 351 में आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। उसके अलावा जो टेस्ट हुआ है टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, आगे जो टेस्ट होगा वो भी आपको मिलते रहेगा एग्जाम तक। आपका अलग से कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। ये जो नंबर दिख रहा है यही नंबर हमारा 7857824310, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और यही नंबर फोन पे गूगल पे भी है। जो लोग भी पे करेंगे 351 तो पे करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा इसी नंबर व्हाट्सएप पर, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ सके और आपको सारे मटेरियल हम तुरंत आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, आप इसको निकलवा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, उसीलिए आप ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, आपको कोई घोच पोच इसमें नजर नहीं आएगा, है ना। एकदम क्वेश्चन वाइज आपको सारा आंसर भी आपको दे दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें पीडीएफ बनाया गया है, आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम। इस बार भी जो एग्जाम हुआ था ना तो बहुत क्वेश्चन वहाँ से लड़ा था आपका।
प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। देखिए दीपावली है तो थोड़ा सा इधर उधर आवाज थोड़ा सा आएगा, है ना, थोड़ा दीपावली है तो पटाखे तो फूटेंगे ही ना। चलिए, लेकिन आप भी थोड़ा सा बच के पटाखे फोड़ना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। पटाखा तो फूटेगा दोस्तों जब जॉब होगा ना, उसके बाद, है ना, रिजल्ट होगा उसके बाद जम भर डीजे बजाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो पढ़ लीजिए। प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। तो औपचारिक घोषणा मैंने अभी बताया था कि औपचारिक जो घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हो जाएगा आपका, अच्छा औपचारिक घोषणा यहां पर पूछ रहा है ना। तो औपचारिक घोषणा अगर पूछे तो औपचारिक घोषणा हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को औपचारिक घोषणा हुआ था। और बंगाल विभाजन की घोषणा अगर पूछे, देखिए 3-4 प्रकार से आपको यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर बंगाल विभाजन की घोषणा पूछे तो हो जाता आपको 19 जुलाई 1905। औपचारिक घोषणा अगर पूछे तो 7 अगस्त 1905। अगर कहे कि बंगाल विभाजन विधिवत रूप से कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। किसके शासनकाल में हुआ तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा। देखिए किस काल में कह रहा है भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा, तो कम्युनिस्ट विचारधारा का जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था आपको कब। ऑप्शन देखिए, फटाफट जवाब दीजिए, 1924 से 34 तक। देखिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दिया कीजिएगा, है कि नहीं, इतना मेहनत करते हैं आप सभी के लिए नहीं करते हैं, किसी और के लिए थोड़ी करते हैं, है ना। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। और जो आपका सवाल होगा, अगर आपको किसी प्रकार का अगर सवाल पूछना है ना, एग्जाम से संबंधित, तैयारी से संबंधित, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। प्रश्न है अगला, देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर है कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय बिस्मार्क, है ना, भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है वो व्यक्ति हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों भारतीय बिस्मार्क, है ना, याद रखिएगा। और चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे कि इनको और किस नाम से जाना जाता है तो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर यहाँ पर क्या करना है तो मिलान करना है, ठीक है। मिलान क्या करना है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ रॉलेट एक्ट है, खेड़ा आंदोलन है, चंपारण है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है। कह रहा है कि गांधी जी आंदोलन का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले गांधी जी क्या किए थे, चंपारण आंदोलन किए थे दोस्तों 1917 में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा चंपारण, 3 देखिए दोनों में है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया, है ना, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए चंपारण के बाद उन्होंने क्या किए थे, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था आपका। तो चंपारण के बाद हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी कि 3 के बाद आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर निकल गया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किए थे, तो खेड़ा आंदोलन हुआ था उसके बाद, और खेड़ा के बाद क्या हुआ था आपका, रॉलेट एक्ट आंदोलन हुआ था आपका, ठीक है। तो ये आपको डेट यहां से पता होना चाहिए। ये पूरा डेट, जैसे कि आपको चंपारण हुआ था 1917 में, है ना, आपको चंपारण बिहार में हुआ था आपका ना, तिनकठिया पत्ती के विरुद्ध, ठीक है। 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल किए थे। फिर 1918 में ही हुआ था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद दोनों 18 में हुआ था, लेकिन पहले जो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल हुआ था, है ना, उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, है ना, वो भी 1918 में हुआ था। खेड़ा के गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुआ था, है ना। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो वो भी 1919 में होता है, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल थे। देखिए अलीपुर बम षड्यंत्र जो होता है ये कब होता है, तो 1908 में होता है, ईस्वी भी ध्यान रखिएगा। ये कब होता है दोस्तों, 1908 में हुआ था अलीपुर
बम षड्यंत्र, और इसमें शामिल थे अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष, है ना। अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि यह गरम दल के पहले नेता थे जिन्होंने बाद के समय में क्रांति का रास्ता अपना बदल लिए थे। आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद घोष। अरविंद घोष अगर एक ऑप्शन और रहता वरिंद्र कुमार घोष तो वो भी आपका हो जाता। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों आपको 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी इसकी। आप भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी जी इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, कहां से, तो ये ग्वालियर टैंक से गांधी जी के द्वारा शुरुआत होता है ना। और करो या मरो का नारा भी 8 अगस्त को ही दिया गया था, है ना। और वही 8 अगस्त को जब ये शुरुआत हुआ था उसके बाद 9 अगस्त को क्या हुआ था, तो जीरो आवर के तहत, है ना, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को नजरबंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, है ना। गांधी जी को भी गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में रख दिया गया था महात्मा गांधी को। और राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था दोस्तों आपको पटना के बांकीपुर जेल में, है ना। और जयप्रकाश नारायण को कहां रखा गया था, तो इनको रखा गया था दोस्तों आपको हजारीबाग के जेल में। और वहां से क्या किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जो थे ना ये भाग गए थे, है ना। वहीं से भाग करके कहां चल गए थे, नेपाल चल गए थे। और वहीं से आजाद दस्ता का गठन किए थे जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना। तो ये जयप्रकाश नारायण का ये कांड था, है ना। राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखिएगा कि इनको भारत छोड़ो आंदोलन में इनको गिरफ्तार करके कहां रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। और गांधी जी को कहां रखे थे, तो ये पूना में है आगा खां पैलेस, वहां पे रखा गया था आपको, है ना। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका वर्धा। प्रश्न था कि भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया गया था, तो अनुमोदन जो हुआ था ये हुआ था वर्धा में हुआ था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो अनुमोदन हुआ था ये वर्धा में किया गया था आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जोड़ी यहां पर सही है। चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट है, लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार है, लॉर्ड विलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन है, लॉर्ड हार्डिंग दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। कौन सा यहां पर जोड़ा सही है ये बताना है। सही जोड़ा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। रॉलेट एक्ट जो हुआ था ये 1919 में, है ना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में ये पारित हुआ था। और उस समय दोस्तों वायसराय कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे, है ना। वायसराय कौन थे भारत के, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, बाकी यहां तीनों गलत है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष कौन सा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो सबको पता है कि ये प्रारंभ हुआ था 1942 में, है ना। 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 14 जुलाई की ये घटना है दोस्तों। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारी समिति हुई। विशेष बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। तो ये वर्धा में लिया गया था 14 जुलाई 1942 को। और ये शुरुआत कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो 8 अगस्त 1942 को। अब फिर जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार कब किया गया, तो 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपका धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा हुआ था। देखिए आप लोग कमेंट भी करते चलिएगा, कमेंट करने से ना याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो धर्मपाल के द्वारा हुआ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, धर्मपाल जो था दोस्तों ये किस वंश के महानतम शासक थे, तो ये पाल वंश के, है ना। पाल वंश के दोस्तों ये महानतम शासक थे आपको धर्मपाल, याद रखना है। धर्मपाल ने दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था। धर्मपाल जो था दोस्तों ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, कनिष्क ने कौन सा, कनिष्क जो था ये कनिष्क, तो कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था ये पूछा जाता है, तो ये शक संवत चलाया था कनिष्क, याद रखिएगा। कब चलाया था, तो 78 ईस्वी में चलाया था कनिष्क। कनिष्क जो था दोस्तों ये कुषाण वंश के महानतम शासक थे, ये भी याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो था ये किस वंश के महानतम शासक थे, तो चालुक्य वंश के महानतम शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय थे आपका। ठीक है,
और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, तो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। तो इतने सारे देखिए एक क्वेश्चन से हम 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन बता देते हैं। जो आपको नहीं आता है उसको आप नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उसको 1-2 बार सुन लीजिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार है ना, बुनियादी शिक्षा का विचार जो पहले प्रस्तुत किया गया था वो आपको बिल्कुल सही महात्मा गांधी जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1937 ईस्वी में दोस्तों वर्धा शिक्षा योजना डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लाया गया था, है ना। और बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था। जी हाँ, शाहजहां। देखिए शाहजहां जो था ये इन्होंने दोस्तों भारत में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। आपका ताजमहल है ना, देख रहे हैं ना ताजमहल, तो ताजमहल का निर्माण किसने किया, शाहजहां ने किया था। शाहजहां के समय जो आया था यूरोपीय यात्री वो था पीटर मुंडी। कौन था, पीटर मुंडी था दोस्तों, और यही आया था शाहजहां के समय भारत आया था। आपका आंसर हो जाएगा आपका पीटर मुंडी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 25 नंबर। 25 है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917, देखिए 20 अगस्त 1917 के सुधारों की जो घोषणा है इसको मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसको किस घोषणा के नाम से जानते हैं, तो मॉन्टेग्यू घोषणा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा। 20 अगस्त को घोषणा किया गया कि भारत में सुधार का उद्देश्य धीरे धीरे उत्तरदायित्व प्रदान करना है। मॉन्टेग्यू जो था ये भारत के गृह सचिव थे, आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा, है ना। सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, सुधारों की घोषणा को जाना जाता है कब, 20 अगस्त 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। अगला है आपका 26 नंबर, है ना। और ये रहा आपका, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ना। एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा। आप देख लीजिएगा, है ना। इस बार भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है, ठीक है, यही पीडीएफ को पढ़ के, है ना। कुछ लोग 1-2 नंबर से छूट गए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो 1 नंबर जिनका छूट रहा है तो उनका हो जाएगा। और जो ज़्यादा से छूट रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम जो हो रहा है बीपीएससी सेकेंड फेज, उसमें आप लगे रहिए जम के लगे रहिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे दोस्तों काला श्याम पैगोडा के नाम से जानते हैं। काला पैगोडा या फिर श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है किसको। देखिए काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है आपको दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना। कोणार्क कहाँ है, तो ये है आपका उड़ीसा में। तो उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है ना, इसी को कहते हैं काला पैगोडा या फिर श्याम पैगोडा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था। तो राष्ट्रीय जो शब्द प्रभावित था दोस्तों, ये किससे प्रभावित था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, है ना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से ये आपका प्रभावित था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द, बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कांग्रेस है ना, कांग्रेस से 2-3 सवाल तो आपको पूछा जाएगा, तो कांग्रेस से संबंधित जितना भी आपको हो, आपको अधिकतम से अधिकतम आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर है आपका 28 नंबर की, चोल की राजधानी कहाँ थी। बताइए चोल की राजधानी कहाँ थी। तो चोल की राजधानी कहाँ थी, जल्दी से बताना है, तंजौर चोल की राजधानी थी। चोल की राजधानी तंजौर थी, है ना। चलिए, और कावेरी जो पत्तनम है ये चोल काल में कावेरी नदी का बंदरगाह था। कावेरी नदी का बंदरगाह था किसके में, तो चोल काल में। चोल काल में भी तो बंदरगाह होता था, है ना, उस समय भी तो व्यापार होता था। तो ये था दोस्तों आपको कावेरी पत्तनम, है ना, जो चोल काल में बंदरगाह था आपका, किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर। कावेरी पत्तनम जो था दोस्तों ये किसके लिए प्रमुख माना जाता था, तो कावेरी पत्तनम जो था ये सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, ये पूछा जाता है कावेरी पत्तनम किसके लिए प्रसिद्ध था, है ना, चोल काल में तो सूती वस्त्र के लिए आपका प्रसिद्ध था आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका 29 नंबर कह रहा है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्री मार्ग से विश्व का जो परिभ्रमण सबसे पहले किया था वो कौन किया था। तो ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैगलन के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, मैगलन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति कौन हो गए आपके, मैगलन हो गए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 29 का, है ना। 29 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैगलन कहाँ का था बताइएगा, तो मैगलन कहाँ का था ये बताइएगा आपका। ठीक है,
चलिए, कोलंबस जो था दोस्तों, इन्होंने अमेरिका का खोज किया था ना। कोलंबस जो था ये किसका खोज किया था? तो अमेरिका का। कब किया था? तो 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका का खोज किया था। ये भी आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां, बहुत अच्छा सवाल है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। देखिए, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक जो संस्था स्थापित की गई थी, ये किसके दौरान स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो स्थापित हुआ था दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय यह स्थापित हुआ था, है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ था आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और बोस्टन की चाय पार्टी का संबंध किससे है? तो सैमुअल एडम्स से है, ये भी ध्यान रखिएगा। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब होती है? तो बोस्टन की जो चाय पार्टी की घटना होती है, पूछा जाता है 1775 में हुई थी, है ना। 1775 में हुई थी बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। अमेरिका पर दोस्तों 13 उपनिवेशों पर दोस्तों ब्रिटेन का अधिकार था आपका ना, है ना। अमेरिका के 13 उपनिवेश यानी कि 13 राज्य पर ब्रिटेन का यहाँ पर अधिकार था। और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था? तो 1775 से लेकर के 83 तक आपको चला था। और पेरिस की संधि के तहत 1783 में जो हुई थी पेरिस की संधि, उसी में दोस्तों यूएसए को स्वतंत्रता मिली थी आपका। अगला है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? देखिए, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना। तो प्रथम स्टेट में जो आते थे वो पादरी वर्ग आते थे। कौन आते थे? पादरी वर्ग आते थे प्रथम स्टेट में। ये पूछा जाता है आपको, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, है ना। और फ्रांस के समाज को दोस्तों 3 भाग में बांटा गया था, आपको पता है। प्रथम जो थे वो पादरी थे, द्वितीय वर्ग जो थे उसमें कुलीन वर्ग रहते थे, है ना। द्वितीय वर्ग जो थे उसमें कौन थे? कुलीन थे, याद रखिएगा। द्वितीय में कुलीन थे। और तृतीय में कौन थे? है ना, तृतीय में जो थे वो मध्यम वर्ग एवं सर्वसाधारण वर्ग आते थे तृतीय में आपको। तो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जो थे ये टैक्स नहीं देते थे, लेकिन जो तीसरे वर्ग थे सिर्फ वही टैक्स पे करते थे, है ना। तो ये फ्रांस में था आपका शासन। और इसी की वजह से वहां पर फिर आंदोलन शुरू हुआ था 1789 में, फ्रांस की क्रांति, जिसके तहत वहां पर राजतंत्र समाप्त हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी आपका, है ना। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर की, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपको 1914 से लेकर के 18 तक। और इस युद्ध में जो हार हुई थी वो जर्मनी की हार हुई थी, है ना। जर्मनी की हार हुई थी इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में। और इस युद्ध के समापन पर पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, पूछा जाता है। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों एक संधि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि, वर्साई की संधि, है ना। वर्साई की संधि हुई थी कब? तो 28 जून 1919 को हुई थी वर्साई की संधि। और इसके तहत दोस्तों जर्मनी के साथ ये किया गया था। और जो अपमानजनक मतलब माना जाता है, बहुत ज़्यादा इस पर कर्ज इस पर लाद दिया गया था, है ना। सारा आरोप इसी पर मढ़ दिया गया था, जर्मनी पर ही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। 33 नंबर है कि नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो था ये किसका समर्थक था? ये पूछ रहा है, राजतंत्र का था, प्रजातंत्र का था, या राज्य की सर्वोच्चता का था, या इनमें से किसी नहीं का था? देखिए, नाजीवाद जो था ये राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था आपको, है ना। राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का ये समर्थक था। नाजीवाद क्या है? तो नाजीवाद एक विचारधारा है दोस्तों, और कुछ नहीं है। नाजीवाद क्या है? तो एक विचारधारा है। और इस विचारधारा में राज्य को सर्वोच्च माना जाता है ना। राज्य सर्वोच्च है और मानव सहित सभी साधनों राज्य के लिए केवल साधन मात्र होता है आपका, ठीक है। चलिए, फांसीवाद विचारधारा को किसने लाया था? तो मुसोलिनी के द्वारा लाया गया था फांसीवाद विचारधारा। और नाजीवाद विचारधारा हिटलर द्वारा लाया गया था। अगला है कि तिलका मांझी का जन्म हुआ था। देखिए, तिलका मांझी जो है ये आपके झारखंड से संबंधित हैं। और तिलका मांझी का जो जन्म होता है ये 1750 में होता है। तिलका मांझी का जन्म कब होता है? 1750 में हुआ था आपको तिलका मांझी का जन्म। और तिलका मांझी द्वारा दोस्तों भागलपुर और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है 1787-90 ईस्वी के दौरान वहां पर विद्रोह किया गया था। किसके द्वारा? तो तिलका मांझी के द्वारा। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी है, आपको पता होगा। और तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भागलपुर में है ना। कहाँ है? ये भागलपुर में विश्वविद्यालय है, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1750 ईस्वी तिलका मांझी का जन्म हुआ था। अगर पूछे कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म होता है 1875 में, है ना। 1875 में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? देखिए, शाही लीची, है ना, शाही लीची प्रसिद्ध है आपका बिहार।
और शाही लीची बिहार में प्रसिद्ध है, बिहार के वो है मुजफ्फरपुर आपका, ठीक है। मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है किस लिए, तो शाही लीची के लिए है। लीची अनुसंधान केंद्र अगर पूछे कि कहाँ है तो वो भी आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर में ही हो जाएगा। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मुजफ्फरपुर में ही है। अगर पूछे दोस्तों मखाना, है ना, तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई, तो जल्दी से बताइएगा। मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ये भी है आपका दरभंगा में। कहाँ है, तो ये है आपका दरभंगा में है मखाना अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा। बिहार में अगर पूछे कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है पूर्णिया में। कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है सबसे अधिक उत्पादन जूट का, है ना। और पूर्णिया के बाद होता है किशनगंज में। देखिए ये पूर्णिया में क्यों होता है, क्योंकि सबसे अधिक भारत में कहाँ होता है, भारत में अगर पूछे सबसे अधिक तो होता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ कौन है, तो पूर्णिया, इसीलिए पूर्णिया में ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। देखिए जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ये किस युद्ध के बाद हुआ था, तो ये हुआ था सेडोवा का युद्ध, है ना, ये हुआ था सेडोवा का युद्ध। और सेडोवा का युद्ध जो होता है ये 1870 में हुआ था, है ना, 1870 में हुआ था दोस्तों आपका सेडोवा का युद्ध। और इसी में आपको जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सेडोवा का युद्ध पूछा जाएगा आपसे कि किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच होता है सेडोवा का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। देखिए समाजवाद का जनक है आपको रॉबर्ट ओवेन। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है समाजवाद का जनक माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को। समाजवाद को दोस्तों वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये पूछा जाता है कि वैज्ञानिक आधार किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगर पूछे आपसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा किसने की, तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा किया गया था, है ना। और दास कैपिटल जो पुस्तक थी ये 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन के द्वारा ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर की वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो हो जाएगा आपका हो ची मिन्ह। क्या हो जाएगा, हो ची मिन्ह जो थे इन्होंने ही आपका वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक स्थापना किए थे आपका। हो ची मिन्ह का वास्तविक नाम अगर पूछे तो जियोगेन सिंह कुंग था इनका वास्तविक नाम था आपका। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों आपका कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बहुत अच्छा सवाल है ये, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज ये पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी है, तो महात्मा गांधी की ये पुस्तक लिखी गई थी, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ये कब लिखी गई थी ये बताइएगा अपने कमेंट करके, है ना। इसकी पुस्तक कब लिखी गई थी, हिंद स्वराज, याद रखिएगा। देखिए हिंद स्वराज जो लिखा गया था ये आपका इंग्लैंड से अफ्रीका जब ये जा रहे थे, तो पानी वाले जहाज से जब ये जा रहे थे तो उसी के दौरान दोस्तों यात्रा के समय ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक एक छोटी सी पुस्तक की रचना किए थे। आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। कब हुआ था तो अगर पूछ ले तो 1838 में हुआ था। कब हुआ था, 1838 में हुआ था आपका चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो था ये बालिग जो पुरुष थे ना उनके मताधिकार को मांग को लेकर के वहां पर ये आंदोलन आपका हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन। और फिर इसी आंदोलन के बाद दोस्तों 1928 में, है ना, बहुत समय के बाद 1928 में जाकर के वहां पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। ये पूछा जाता है आपका कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया, तो 1928 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1838 हो जाएगा चार्टिस्ट आंदोलन आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये 40 सवाल हो गया था। इसमें टोटल 40 सवाल ही था आपका, है ना। आज इतना ही रहेगा आपका। और ये रहा बीपीएससी सेकेंड फेज का आपका बीपीएससी ट्री 2 का वैकेंसी आपका 1,10,000 बहुत जल्द आपका इसमें वैकेंसी जुड़ जाएगा। पीछे जो आपका खाली रह गया था बीपीएससी ट्री 1 में, और जो अभ्यर्थी थोड़ा सा चूक गए ना 2-4 नंबर से, 5 नंबर से, 1 नंबर से, 1 नंबर वाले का तो उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, लेकिन अब देखिए कि 1 नंबर से किनका होता है ना। अब ये देखने वाली बात है।
नई जो आपका अभी क्लास चल रहा है इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। इसमें मात्र फी जो है आपका 351 फी है 6 to 8 के लिए और 9-10 सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, चारों सेक्शन का आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। 100% रिजल्ट की गारंटी है, लेकिन आपको जितना हम पीडीएफ देंगे है ना एनसीईआरटी वाला, उसको आपको क्या करना है, याद कर जाना है, एकदम याद कर जाना है कंठस्थ। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके आपको उसको रट जाना है। और जो आपको टेस्ट डेली होता है 9 बजे से, ये भी आपको देखते रहना है। अभी टोटल 21 टेस्ट हमारे के यहाँ अभी हो गया है। अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक डेली टेस्ट होगा, डेली टेस्ट होगा रात में 9 बजे से, डेली नित्यम दिन होगा आपका दोस्तों एग्जाम तक। ठीक है, तो यहाँ पर मात्र फी 351 है। कैसे इसमें आपको पे करना है, तो ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310 और इसी नंबर पर आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पे कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद क्या करना है कि पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, है ना, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ दें और आपको सभी मटेरियल पर्सनली आपको भेज दें। और फिर डेली वाइज जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो ग्रुप में ही आपको मिलते रहेगा। और डेली जो टेस्ट होता है वो रात में 9 बजे से आपको होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट आपको मोबाइल पर टेस्ट चला जाएगा, है ना, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। अगर नहीं तो हम आपको ग्रुप में तो भेज ही देते हैं, ग्रुप से भी आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वहां से भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, भविष्य बनाना है ना भाई, तो एकदम लग जाइए। आपके पास देखिए अब समय है कहाँ, मान के चलिए 25 दिन, है ना, 25 दिन समय है। इधर बीच में दशहरा तो खत्म हो गया, दीपावली आपको 1-2 दिन ले लेगा आपसे ऐसे ही, है ना। छठ पूजा आ रहा है, बिहार का महापर्व है छठ पूजा दोस्तों, और 4 से 5 दिन उसमें आपको चला जाएगा, है ना। तो आपको जाने मत दीजिएगा, है ना। आप 2-4 घंटा समय निकाल करके जरूर अपना पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि छूटे नहीं, एकदम लगे रहिएगा। ठीक है, तो और देखिए जो हमारे पुराने स्टूडेंट, यानी पुराने का कहने का मतलब है कि जो बीपीएससी फर्स्ट फेज जो अभी एग्जाम हुआ है ना, बीपीएससी फर्स्ट फेज में अगर हमारे यहाँ आप जुड़े थे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। अगर बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े थे तो 50% की छूट मिलेगी, अन्यथा ये नहीं मिलेगा। और ये जो ऑफर है आपका 351 वाला, ये आपको दीपावली तक ये ऑफर है। ठीक है, तो दीपावली का ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम कल और इसी समय इसी चैनल पर दोस्तों। डेली आपकी टेस्ट होगी, डेली टेस्ट होगी, है ना, है ना। तो 9 बजे आपको बिल्कुल तैयार रहना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।